हेलो एवरीवन, यूपीएससी प्रीलिम बूस्टर करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। आज है 30 नवंबर 2024। आज हम देखेंगे कौन कौन से आर्टिकल पीआईबी, द हिंदू न्यूज़पेपर के साथ साथ अदर करंट अफेयर्स की मैगजीन और न्यूज़पेपर में इंपॉर्टेंट रहे हैं। आज की हम क्लास शुरू करें इससे पहले आपको दो बातें बता दें। पहली बात ये कि ये हमारा नवंबर माह का अंतिम पार्ट है, अर्थात हमने आपके 1 से लेकर 30 नवंबर तक के सभी दिनों के आर्टिकल्स को कवर कराया है। तो आपको नवंबर के लिए अन्य कोई मैगजीन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, कहीं आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। केवल आप अगर इतना ही कवर कर लिए होंगे और आपने नोट्स बनाया होगा, जो हमने आपको बता रखा है हमेशा, लगभग आपका 50 से 40 पेज में नोट्स बन गया होगा पूरे नवंबर माह का, उतना ही आपको रिवीजन करना है। ठीक है, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा और ना ही इससे बाहर आपको पढ़ने की आवश्यकता है, बाकी मेरी जिम्मेदारी। ठीक है, तो अब इसके बाद जो आपको आर्टिकल्स मिलेंगे 2 दिसंबर से, वो हमारे दिसंबर महीने के होंगे, क्योंकि आपको पता है कि कल संडे है 1 दिसंबर, संडे को हमारी कोई क्लास होती नहीं। ठीक है, तो बिना देरी के हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं ताकि आप में से किसी बच्चे का समय व्यर्थ ना हो। आज का जो पहला आर्टिकल है वो है कोकिंग कोल के बारे में। कोकिंग कोल को हम पढ़ें इससे पहले हम इन शब्दावलियों को समझ लें और फिर हम कोकिंग कोल पे आएँ। ठीक है, आपने अभी तक एक शब्द सुना होगा कोयला, है ना? आपने एक शब्द सुना होगा कोयला। होता क्या है कि जो कोयला होता है, इसी कोयले को जब प्रोसेस किया जाता है, या कहें उस कोयले में जो पानी की मात्रा है, नमी है, उसको जब दूर किया जाता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को बोलते हैं कोकिंग। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कोकिंग। और उस प्रोसेस से जो निकलता है बनके, उसको क्या कहते हैं? कोक। मतलब कोयले को कोक में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया है कोकिंग। क्लियर हो गई? अब कोकिंग में भी क्या होता है कि दो तरह की कोकिंग होती है। एक तो होती है कोकिंग और एक होती है नॉन कोकिंग। मतलब एक होती है कोक से रिलेटेड और एक होती बिना कोक से रिलेटेड। समझना इन शब्दों को। ठीक है, जो कोकिंग होती है वो काफ़ी हाई लेवल या हाई स्टैंडर्ड का कोयला होता है, या कहें उस पे जो नमी की मात्रा होती है वो नाम मात्र की होती है। ठीक है, उस पे जो नमी की मात्रा होती है वो नाम मात्र की होती है। उस पे जो राख होती है वो भी एक तरीके की नाम मात्र की होती है, और उसकी जो एनर्जी लेवल है वो काफ़ी हाई है, कार्बन काफ़ी ज़्यादा होता है। क्लियर हो गई बातें? लेकिन जो नॉन कोकिंग कोयला है, ठीक है, उस पे क्या होता है? उस पे नमी ज़्यादा होती है, मॉइस्चर होता है। मॉइस्चर के कारण वो उतना हाई लेवल का नहीं होता, इसमें राख ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, जो कोकिंग कोल है जिसमें नमी कम होती, उसका सामान्यतः उपयोग कहाँ किया जाता है? स्टील को बनाने में, लोहे को गलाने में, या अन्य बड़ी बड़े जो कारखाने हैं, ठीक है, वहाँ उपयोग होता है। लेकिन जो नॉन कोकिंग कोल है उसका उपयोग कहाँ होगा? आपके ईंट भट्ठों में। उसका उपयोग कहाँ होगा? आपके घरों में। उसका उपयोग कहाँ होगा? तापी विद्युत संयंत्रों में, या कहें थर्मल पावर में। इसीलिए कई बार नॉन कोकिंग कोल को थर्मल कोल भी कहते हैं। इतनी देर में इतनी बातें समझ गए? नहीं समझे? फिर से एक बार बता देता हूँ, और फिर भी ना समझ में आए तो इतनी देर के वीडियो को 2 बार पीछे रिमाइंड करना। ठीक, मैंने आपको क्या बताया कि जो कोयला होता है, उस कोयले को जब प्रोसेस किया जाता है, उस कच्चे कोयले को प्रोसेस होने के बाद जो उत्पाद बनता है, जो प्रोडक्ट निकल आता है, उसको कोक बोलते हैं, और उस प्रोसेस को कोकिंग बोलते हैं। कोकिंग जो होता है ये 2 टाइप का होता है, एक होता है कोकिंग और दूसरा होता है नॉन कोकिंग। जो कोकिंग कोयला होता है वो उच्च क्वालिटी का होता है, हाई लेवल का होता है। ठीक है, और इसमें क्या होती है? राख की मात्रा कम होती है, नमी कम होती है, कार्बन ज़्यादा होता है, और ये इस्पात कारखाने के लिए उपयोग किया जाता है। नॉन कोकिंग जो कोयला होता है, इसमें नमी ज़्यादा होती है, इसमें राख ज़्यादा होती है, इसमें कार्बन की मात्रा कम होती है, और इसका उपयोग तापी विद्युत संयंत्रों में, ईंट भट्ठों में और घरों में, कांच के उद्योग में यहाँ किया जाता है। क्लियर? भारत में जो नॉन कोकिंग कोल है वो केवल और केवल झारखंड में देखने को मिलता है। ठीक है, और जो ये कोकिंग कोल है ये सामान्यतः हम बाहरी देशों से आयात करते हैं। क्लियर हो गई बातें? हाँ सर, क्लियर हो गई। अब यही तो आर्टिकल है कि कोकिंग कोल को क्रिटिकल मिनरल बनाने की मांग क्यों हो रही? क्योंकि हम इसको बाहर से आयात करते हैं, क्योंकि हमारे देश में उच्च क्वालिटी का जो कोयला है वो देखने को नहीं मिलता। अब यही चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। ठीक है, यही आपको पढ़ना है।
आपको इन चीज़ों पे नहीं जाना है कि इसको घोषित किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि आपसे यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। हालांकि यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा है और थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल पूछा है कि भारत अपने कोयले को भंडार को भविष्य के लिए बचा कर रखना चाहता है ना, भारत आयात क्यों करना चाहता है, इस पर क्वेश्चन आया था कि भारत आयात कोयले का क्यों करता है। तो उसमें ये लिखा, तो लाइन लिखी है कि भारत अपने कोयले भंडार को भविष्य में बचा कर रखना चाहता है। फिर उसमें एक लाइन आती है कि भारत के पास जो कोयला है वो इस्पात उद्योगों के लिए उतना उच्च क्वालिटी का नहीं है, इसलिए हम आयात करते हैं। तो वही आर्टिकल है एक तरीके से, ठीक है। तो आपको पता हो, अब यही है यहाँ पे कि कोकिंग कोयला भूपर्पटी में पाया जाने वाला एक अवसादी चट्टान है। अवसादी चट्टानें क्या होती हैं, है ना, रूपांतरित चट्टानें क्या होती हैं, ये सब हम आपको ज्योग्राफी में पढ़ाते हैं, ठीक। यहाँ हमें इनको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। हार्ड कोकिंग क्या है, सेमी क्या, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। जो मैंने आपको बताया बस आपको वही याद रखना है कि कोकिंग कोयले में आमतौर पर थर्मल कोयले की तुलना में अधिक कार्बन, न्यून राख और न्यून आर्द्रता, न्यून का मतलब कम नमी कम राख होती है, जो कि मैंने अभी आपको बताया, जिसका उपयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। थर्मल कोयले का मतलब क्या होता है, नॉन कोकिंग। आप समझ में, देखो अब आपको क्लियर हो रही होगी बातें कि पागल मास्टर ने शुरू में चीज़ें क्यों बताई, इसीलिए मैंने बताया क्योंकि अंदर जो वर्ड आपको मिलेंगे ना, फिर आपको ना समझ में आते कि यार यहाँ कोकिंग लिखा है, यहाँ थर्मल लिखा है। मास्टर ने पहले ही क्लियर कर दिया कि नॉन कोकिंग को थर्मल बोलते हैं या तापी बोलते हैं, ठीक है। तो क्लियर हो गई बातें, हाँ सर क्लियर हो गई। कोक का निर्माण कैसे होता है वो चीज़ यहाँ मैंने बता दी कि कोक का निर्माण कैसे होता है। इसी कोकिंग कोयले को जब भट्टियों में डाला जाता है, जब कोक किया जाता है, तो जो प्रोसेस बनता है, प्रोसेस का जो उत्पाद निकलता है वो कोक कहलाता है। कोक का तापमान कितना होता है ये आपसे कछु नहीं पूछेगा, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कोकिंग कोल उत्पादन, इस पे क्वेश्चन आएगा। देखो ऊपर से जितनी लाइनें मैंने पढ़ाई वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कि कोकिंग कोल उत्पादन में देशों का क्रम, तो सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है चाइना, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, फिर रसिया, फिर यूएसए, फिर कनाडा। भारत अधिकांशतः कहाँ से आयात करता है, ऑस्ट्रेलिया से। इसीलिए आप देखिएगा अडानी की कोयला खदानों को लेकर ऑस्ट्रेलिया में विवाद चला है, वहाँ पे प्रोटेस्ट चला है, आंदोलन हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता हो। बाकी 1 टन इस्पात के लिए कितने किलोग्राम कोकिंग कोल की आवश्यकता है ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये उप उत्पाद जो निकले हैं इन पे भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, है ना, ये भी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। आपको बस इतना पता हो कि कोकिंग कोल जो है उस इस्पात की लागत की 42% मतलब यहाँ पे यूज किया जाता है, ठीक है। आयात हम करते हैं लगभग 85% कोकिंग कोल आयात करता है, जो यूरोपीय संघ के 62% से बहुत अधिक है। समझ गए, मतलब ईयू भी 62% इम्पोर्ट करता है, बट भारत उससे ज़्यादा करता है। तो ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है। दूसरा जो क्वेश्चन आपसे बन सकता है वो किस चीज़ को लेकर बन सकता है, दूसरा क्वेश्चन जो आपसे बनेगा वो बनेगा यहाँ पर, इस आर्टिकल में तो नहीं है, इसके आगे मत, ये बेकार है, ये चीज़ें आपको याद नहीं रखनी है ना। दूसरा जो क्वेश्चन आपका बनने वाला है वो यहाँ बनेगा, इस जगह पे क्या बनेगा, यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा कि विश्व स्तर पर भारत चीन के बाद कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। मतलब क्वेश्चन ये बनेगा कि पहले नंबर पे इस्पात का उत्पादन कौन करता है, चाइना, और दूसरे नंबर पे भारत, ठीक। तो ये पता हो। फिर बात आती है आयातक की, तो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, रूस कोकिंग कोल के संदर्भ में भारत के सबसे बड़े आपूर्तिकर्ता है। मैंने अभी आपको पढ़ा है कि भारत सबसे ज़्यादा कहाँ से लेता है, ऑस्ट्रेलिया से, फिर अमेरिका से और फिर रसिया से। तो ये फैक्ट बस आपको याद रखने हैं, बाकी आपसे यहाँ पर क्वेश्चन नहीं आएगा। ये लाइन भी आपको याद रखनी कि भारत कोकिंग कोल का सबसे बड़ा आयातक है। आयातक का मतलब मंगाता है, अपने निर्यातक नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत नहीं, बस ये फैक्ट आप लिख लीजिए। बाकी कोकिंग क्या होता है बता ही रखा है। अब यहाँ पे देखो पिक्चर है ना, कोयले को लेकर जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वहाँ मैं पढ़ाता हूँ, इस पिक्चर से आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। इधर को अगर आप बढ़ोगे तो इसका मतलब है हीट ज़्यादा, कार्बन की मात्रा ज़्यादा। इधर की ओर बढ़ोगे तो इसका मतलब मॉइस्चर ज़्यादा। देखो जिसमें मॉइस्चर होगा, नमी होगा, मतलब सीधी सी बात है, गीली लकड़ी अच्छे से जलती है क्या, नहीं जलती है। तो मॉइस्चर का यही मतलब होता है कि गीली लकड़ी होगी, नमी होगी, ठीक है। तो पीट कोयले में सबसे ज़्यादा नमी होगी, लिग्नाइट में उससे कम होगी, बिटुमिनस में उससे कम, एंथ्रासाइट में बिल्कुल कम। मतलब एंथ्रासाइट जो कोयला होगा वो हाई लेवल का कोयला होगा। क्यों? क्योंकि इसमें नमी होगी ही नहीं, है ना, नमी नाम मात्र की होगी, और कार्बन की मात्रा और हीट की मात्रा ज़्यादा होगी। ये है इस पिक्चर का मतलब,
ठीक, तो ये ध्यान रखना। अब जैसे पीट में अगर हीट हमने दी, प्रेशर दिया तो लिग्नाइट बन गया, लिग्नाइट में हीट और प्रेशर दिया तो बिटुमिनस बन गया, बिटुमिनस में हीट और प्रेशर दिया तो एंथ्रासाइट बन गया। जैसे आप जैसे बच्चे कि क्लास 10th में क्लास 0 में मम्मी पापा ने हीट दिया तो आप लिग्नाइट बन गए, क्लास 10th में बच्चों ने और टीचर ने हीट दिया तो आप बिटुमिनस बन गए। अब आपका पागल मास्टर आपको हीट दे रहा है तो आगे चल के एंथ्रासाइट बन जाओगे। मतलब आप सबके सब क्या हो, एंथ्रासाइट। मतलब आईएएस बनने से पहले आपको एंथ्रासाइट बनना है। एंथ्रासाइट का मतलब आपको हीट, लोगों के ताने झेलने की काबिलियत होनी चाहिए। कार्बन कंटेंट मतलब आपके अंदर एक मोटिवेशन होना चाहिए कि नहीं यार हम करके दिखाएंगे। और नमी तो होनी ही नहीं चाहिए कि पिद्दी की तरह तुरंत रो दिए। नमी का मतलब यही है कि आंसू नहीं निकलने चाहिए आपके। हाँ, कभी कभी रोना चाहिए, लेकिन आप रोइएगा अपनी सफलता वाले दिन, ठीक है। अभी मत आंसू निकालिए, उनको बचा कर रखिए, ठीक। अगला इसी में है, इसी से रिलेटेड महत्वपूर्ण खनिज को लेकर क्वेश्चन नहीं आएगा, बस आप एक काम कर सकते हो, इस लिस्ट को एक बार देख सकते हो कि भारत ने अपनी महत्वपूर्ण खनिज की लिस्ट में किन किन को शामिल किया है। तो ये याद रखना कि स्ट्रोंटियम, रियूनियम, जर्मेनियम, निबोनियम, वेनेडियम, निकेल, कोबाल्ट, लिथियम, है ना, इनका नाम बस देख लेना। ये कुछ भी आपसे नहीं पूछा जाएगा, इतना फैक्ट, बस ये नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। और ये भी नहीं कि याद ही रखने हैं, देखना है, एक बार नज़र से गुजारना है, ठीक है। क्योंकि जब आगे चल के मैं आपको दुर्लभ खनिज के बारे में पढ़ाऊंगा तो वहाँ आपको याद दिला दूंगा। अब वही 30 खनिज हैं जिनको हमने यहाँ पे जिक्र किया, तो आप एक बार इनको देख लीजिएगा, ठीक है। तो आपको लगेगा कि हाँ कोई खनिज, मान लो आपको दे दिया कि जिरकोनियम क्या है, तो आप बता तो सकते हो कि भैया ये एक खनिज है, ठीक। बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। बाकी खनन को लेकर जो भी चीज़ें होंगी या खनिज संपदा को लेकर जो भी चीज़ें होंगी वो ज्योग्राफी में हम कवर कराएंगे ट्रेडिशनल में, ठीक है। बाकी करंट का यहाँ पे हमने आपको बता दिया, इससे ज़्यादा आपको याद नहीं रखना है। अगला आर्टिकल तो नहीं है, ये एक तरीके का आपका इन्फोग्राफिक्स है। इस पे क्वेश्चन क्या आएगा, इस पे क्वेश्चन आएगा कॉप की मीटिंग्स को लेकर, ठीक है। यूएनएफसीसी क्या है क्या नहीं है, बॉन सचिवालय, बॉन सम्मेलन क्या है, या रियो सम्मेलन क्या है, ये सारी चीज़ें हम आपको कहाँ पढ़ाते हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको पढ़ाते हैं किसमें, इन्वायरमेंट की ट्रेडिशनल क्लास में। लेकिन यहाँ जो हम आपको याद करने के लिए कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि इन सम्मेलन को याद करना। हो सकता है सीक्वेंसिंग पे क्वेश्चन आ जाए, कैसे कि मराकस सम्मेलन, कोपेनहेगन, कानकून, ग्लासगो, और पूछे कि क्रम में लगाओ, तो आप बता देना भैया यही क्रम है, समझ गए। या क्वेश्चन आ जाए मराकस, दोहा, कानकून, कोपेनहेगन, समझ गए। तो ऐसी इस चीज़ के लिए मैंने आपको बस याद रखने को कहा है। बाकी आपको कुछ नहीं याद रखना है कि दिल्ली घोषणा क्या है, बाली रोड मैप क्या है, मराकस क्या है, ठीक है, या आपका क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, दिल्ली घोषणा क्या है, ये कुछ नहीं याद रखना है, पेरिस क्या है, कुछ भी नहीं याद रखना है आपको, ठीक है। जो याद रखना है वो मैंने आपको बता दिया। और हाल ही में आपको पता है कि ग्लासगो का सम्मेलन हुआ था, है ना, सरमल से घोषणा इसके अंतर्गत शामिल की गई थी। ये चीज़ें मैं ऑलरेडी आपको पीछे बता भी रखा हूँ। बाकी दुबई में होना है 2023 में हुआ, ठीक है। इसमें भी कई सारी चीज़ें लिखी, ये इंडिपेंडेंट रूप से हम पढ़ाते हैं, ठीक। तो इसलिए आपको इसमें ज़्यादा वो नहीं सोचना है, ठीक है। बाकी अजरबैजान में आपको पता है COP 29 हुआ। कॉप का मतलब क्या होता है, कॉप का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। पार्टीज़ का मतलब जो कंट्री देश उनको पार्टी बोलते हैं। कॉन्फ्रेंस का मतलब सब आके एक दिन मिले, हवाबाजी की बैठ के, है ना। तो कितनी बार मिले उन्हीं को कॉप कहते हैं। तो अभी तक कितनी बार मिल चुके हैं, 29, ठीक है। अभी 29 बार ये मिलने वाले हैं, ठीक है। 28 दुबई में मिले थे, 29 यहाँ पे, ठीक। तो आपको ये याद रखना है, बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अगला आर्टिकल है ओफियोफैगस कालिंगा के बारे में। आपसे यहाँ पे बस एक ही क्वेश्चन आएगा कि हाल ही में चर्चा में रहा ओफियोफैगस कालिंगा क्या है। ये एक केले की प्रजाति है ना, या ये एक सरीसृप है, या ये एक क्या कहते हैं मशरूम की प्रजाति है, या एक कपड़े की प्रजाति है, या घोड़े की प्रजाति है, हाथी की प्रजाति है। तो आप बता देना भैया एक सरीसृप है, मतलब किंग कोबरा है, ठीक है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन आया यूपीएससी में केले की प्रजाति को लेकर। उसका पूरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन इतना याद है कि अंडमानी करके उसका कुछ नाम है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा गया था क्योंकि अंडमान निकोबार में मिला था, ठीक है, केले की प्रजाति। तो इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। बाकी कुछ मत याद रखना, ये ना याद रखना कि कब मिला था पहली बार, दिन में चलता है कि रात में चलता है, अंडे देता है कि बच्चे देता है ना, कुछ नहीं याद रखना है। क्रोबोक्सिन और नाइक्लोक्सिन
क्या हैं, बस इतना याद रखो, ये दवाई हैं, है ना। इसके विष का उपयोग क्रोवैक्सीन और नाइलोक्सिन जैसी दर्द निवारक दवाओं के विकास में किया जाता है। कुछ बच्चे सोचेंगे सर जहर का, तो जी हाँ, आपको पता होना चाहिए कि जहर जहर को मारता है। जैसे कहते हो ना लोहा लोहे को काटता है, तो वैसे ही जहर, ये जितने सांप या जितने जानवर हैं इनसे दवाइयाँ बनाई जाती हैं, इसीलिए लोग इनका शिकार करते हैं, इनकी ट्रैफिकिंग करते हैं, है ना। अनेकों प्रकार की दवाइयाँ बनाई जाती हैं। पीछे जैसे मैंने आपको पेंगोलिन के बारे में पढ़ाया था, ठीक है, तो वही चीज़ें बस याद रखनी है। अगला हमारा आर्टिकल है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में। 2025 का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, पहला तो यही पूछेगा कि ये स्टैच्यूरी बॉडी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो आपको पता होना चाहिए कि भैया कॉन्स्टिट्यूशनल है। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है 148 आर्टिकल के अंतर्गत है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन ये पूछेगा यहाँ पे कि ये जो कैग है, ठीक है, ये करता क्या है। हालांकि क्वेश्चन आ चुका है इस पे, ये कंट्रोल भी करता है, बस देखता रहता है। तो बस देखता रहता है, कंट्रोल नहीं करता है। बाकी ब्रिटेन का जो है वो कंट्रोलर भी है, ऑडिटर भी है। नाम जबकि इसका है कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर, ये बस ऑडिट करता है अपने यहाँ, कंट्रोल नहीं करता। कंट्रोल का मतलब ये नहीं कहता भैया आप पैसा मत लो, तुम इस योजना में गलत कर रहे हो। ये रोक नहीं सकता है, सुझाव दे सकता है। मतलब इसको एक तरीके से आप समझो भीष्म पितामह, ठीक है, कि घटना घटने के बाद वो सोचेंगे, लेकिन वो रोक नहीं सकते, दुर्योधन को मना नहीं कर सकते, धृतराष्ट्र से ये कह नहीं सकते कि अब तुम गद्दी से उतरो यार, बहुत कार्य तुमने गलत कर दिए, ठीक है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि गिरीश चंद्र मुर्मू इसके हेड बनाए गए हैं, ठीक। हमसे ये नहीं पूछेगा, पीसीएस लेवल में भले पूछ ले, हमें बस ये याद रखना है, ठीक है। और इस पे भी जो क्वेश्चन याद रखने, वो क्या याद रखने? क्वेश्चन ये याद रखने कि इसकी नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। दूसरी चीज, कब तक रहता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष। कई बच्चों को यही नहीं पता होता कि ये 2 लाइन एक साथ क्यों लिखी जाती है कि 6 वर्ष या 65 वर्ष। देखो इसका मतलब होता है कि मान लो कोई व्यक्ति 62 वर्ष की उम्र में हेड बनाया गया, ठीक है, तो वो केवल अगले 3 वर्ष तक ही हेड रहेगा। मतलब वो 6 वर्ष तक नहीं रहेगा, केवल 3। क्यों? क्योंकि 65 वर्ष की उम्र है। और मान लो अगर कोई व्यक्ति 55 वर्ष की उम्र में बनाया गया, ठीक है, तो वो 65 तक नहीं रहेगा, बल्कि वो अगले 6 वर्ष तक रहेगा, मतलब 61 तक रहेगा। समझ गए? इसका ये अर्थ होता है कि 2 कंडीशन में से कोई एक कंडीशन अगर एप्लीकेबल हो रही तो वो ऐसा ही रहेगा, ठीक है। कौन शपथ दिलाता है? राष्ट्रपति, आपको पता है शपथ दिलाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे बात आती है कि इसके खिलाफ क्या कोई प्रस्ताव या कोई बहुमत या कोई ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, तो पता हो कि कैग को केवल संवैधानिक प्रक्रिया के तहत राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, ना कि राष्ट्रपति अपने मन से, है ना। जैसे आप उसके बारे में देखना, क्या बोलते हैं, अटॉर्नी जनरल के बारे में, ठीक है, उसको क्या किया जाता है? उसको प्रधानमंत्री अपने सुझाव से हटवा सकता है, ठीक है, लेकिन इसको नहीं हटाया जा सकता। इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस के अंतर्गत हटाया जाएगा, ठीक है। पद छोड़ने के बाद भारत सरकार किसी, अब ये तो कॉमन सी बात है, कोई प्राइम मिनिस्टर बन गया, अब उससे कह दो मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ोगे, क्यों लड़ेगा भाई, ठीक है। वेतन कौन निर्धारित करती? संसद। यहाँ पे क्वेश्चन बनाएगा और जल्दबाजी में बच्चा गलत करके आएगा कि राष्ट्रपति लाइन दे देगा और फिर नीचे यहाँ दे देगा कि कैग का वेतन राष्ट्रपति निर्धारित करता है, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर। तो आप कहना ना बाबू, संसद करती है, ठीक है। राष्ट्रपति कैग से परामर्श से कर्मचारियों सेवा, जो कर्मचारी उनके लिए भी सेवा शर्तें और प्रशासनिक दायित्वों का निर्धारण करता है, ठीक। अब बात आती है इसका वेतन किसके पास होता है? संचित निधि पर। भारत की संचित निधि। संचित निधि एक ऐसी निधि है जहां पर वोटिंग नहीं हो सकती कि इसको इतने पैसे क्यों दे रहे हो, इसको इतने पैसे क्यों दे रहे हो, ठीक है। तो जिन लोगों को भारत के कंसोलिडेटेड फंड से पैसा मिलता है, खासतौर पे बड़े बड़े प्रशासनिक, इवन जो आप आईएएस बनेंगे, ठीक है, तो आपको भी यहीं से पैसा मिलेगा, ठीक है। तो कुछ भी हो जाएगा धरती में, आपकी पेमेंट मंथली टाइम पे पहुंच जाएगी, ठीक है। कोई भी मंत्री संसद में कैग का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता या उसके कार्यों की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। इस पे भी क्वेश्चन आएगा कि क्या कोई मंत्री संसद में कह सकता है कि गिरीश चंद्र मुर्मू जी नहीं आए हैं, प्रेजेंट सर, हम प्रेजेंट ही लगा दे रहे हैं ना, ये कुछ नहीं होगा, ठीक है। कर्तव्य क्या है? संचित निधि और राज्य निधि से व्यय के खातों का लेखा परीक्षण करना, ऑडिटिंग करना कि ये जो पैसा सरकार ने इस योजना में इतने 1000 करोड़ खर्च किया, क्या सच में वहाँ यूज हुआ? नहीं यूज हुआ तो मतलब घोटाला हुआ,
ये चीज़ें बताता है। आए दिन आप रिपोर्ट देखते होगे कि 2G 3G 5G 4G अडानी, है ना। हालांकि अडानी पे अभी टैग नहीं आया है, ये ध्यान रखना। बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आप इन चीज़ों को बेसिक देख सकते हैं कि राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपता है जो कि संसद के समक्ष रखवाता है, ठीक है, और लोक लेखा समिति उनकी जांच करती है। ये ध्यान रखना, कैग डायरेक्ट रिपोर्ट नहीं रखता है संसद के पटल पे, राष्ट्रपति रखवाता। देखो पॉलिटी जो बच्चा मुझसे कहता है ना, हमको लक्ष्मीकांत आती है, हमने पढ़ रखा है, हमें आपकी क्लास की क्या ज़रूरत, तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या कोई मास्टर या आपने कभी सोचा था कि कैग की लाइन हम ऐसे पढ़ेंगे और संसद की जगह पे राष्ट्रपति वाली भी लाइन तो आ सकती है? क्या ऐसे कभी आप सोचते हो? नहीं सोचते हो भाई। आपका दिमाग होता है इस किताब में लिखा रट लो, पढ़ लो, नहीं, किताब में जो लिखा है उसके बियॉन्ड क्या हो सकता है, ये एक शिक्षक ही बताएगा। शिक्षक क्यों बताएगा? वो भी पेट से सीख के तो आया नहीं है, वो इसलिए बता पाता है क्योंकि उसने लाखों क्विजेस को सॉल्व कर रखा है। लाखों पेपर्स जो बैकएंड में आए हैं अलग अलग एग्जाम्स में, उनको वो ऑडिटिंग कर रखा है कि यार ऐसा क्वेश्चन एनटीपीसी के एग्ज़ाम में आया था, आरआरबी के एग्ज़ाम में आया था, बैंक पीओ में आया था, कहीं यूपीएससी मिला के क्वेश्चन ना पूछते। समझ गए? इसलिए मैं आपको बता पाता हूँ। तो इसलिए मेरी बात समझा करो और क्लासेस किया करो। इतना मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जब आप फाउंडेशन कोर्स करते हो तो आपको कुछ बेहतर ही मिलता है, ठीक है। बाकी एजेंट के रूप में कार्य करता है, क्या करता है, ये बेसिक चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे वही लाइन है कि धन जारी करने पर नियंत्रण नहीं है बल्कि एक महालेखा की है, जबकि ब्रिटेन में क्या होता है, नियंत्रक का भी काम करता है, ठीक। ये चीज़ें आपसे क्वेश्चन नहीं पूछी जाएंगी कि किस किस का अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे करता है, किस किस का नहीं करता, नहीं पूछा जाएगा। ये आर्टिकल आपसे नहीं पूछे जाएंगे, मैंने बस हवाबाजी के लिए डाल दिया है ताकि आप बस देख सको कि हाँ ये आर्टिकल का संबंध किससे। बाकी छठी अनुसूची का संबंध, तीसरी अनुसूची का संबंध आपको बता ही रखा हूँ, है ना, ये आपको पता ही होगा। अच्छा कमेंट बॉक्स में बता देना फिर कि तीसरी अनुसूची का संबंध किससे और छठी अनुसूची का संबंध किससे है, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है। अगला हमारा आर्टिकल है लाल सागर को लेकर। इसमें बस एक ही क्वेश्चन बनेगा कि कौन कौन से देश इससे सीमा बनाते हैं। देश इससे सीमा बनाते हैं, इसके लिए आपको क्या करना है, बस इस मैप को जूम करके पढ़ लेना है, ठीक है। मैंने इसके लिए आपको एक फार्मूला भी लिखाया था, क्या लिखाया था, सुई मियाज, है ना, मियाज इज, ठीक है। ये फार्मूला मैंने आपको लिखाया था कि ये देश इससे सीमा बनाते हैं, ठीक। तो अब आपको यहाँ पे याद करना है, जैसे सूडान, ठीक है, इससे सीमा बनाता है, इरिट्रिया आपकी सीमा बनाता है, इजिप्ट सीमा बनाता है, ठीक। इजराइल भी सीमा बनाता है, कुछ बच्चों को नहीं पता है कि इजराइल सीमा बनाता है, अभी आपको दिखाएंगे जूम करके, ठीक है। सऊदी अरब सीमा बनाता है, यमन इसकी सीमा बनाता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे क्या रखना है, याद रखना है, ठीक। जिबूती भी इसकी सीमा बनाता है, ठीक, यहाँ पे देख रहे हो, लेकिन सोमालिया नहीं बनाता है, ठीक। अब मैं आपको देखो जूम करके दिखाता हूँ, पहले तो यहाँ आपको मैं दिखा दूँ, यकीन हो जाए आपको, ठीक है, कि मिस्र, सऊदी अरब, यमन, सूडान, इरिट्रिया और जिबूती, ठीक, ये इसके सीमावर्ती देश हैं। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ इसने क्या नहीं दी है, क्या नहीं दी है इसने यहाँ पे आपको ये नहीं दिया है कि क्या कहते हैं, इजराइल इससे सीमा बनाता है। समझ गए? यही होती हैं गलतियाँ कंटेंट की, समझ गए। तो आप यहाँ पे लिख लो बाबू कि इजराइल इसके साथ सीमा बनाता है, क्योंकि यहाँ पे इसने दे नहीं रखा है, यही एरर होती हैं, यही इसीलिए मैं कभी बाहरी कंटेंट पे जो कहते हैं, जो ये कहते हैं विकासपीडिया सरीखे लोग जो डालते हैं ना, ये इस पे यकीन नहीं करता हूँ। अब देख लो यहाँ पे जानबूझ के इजराइल का नहीं दिया, मैं आपको देखो इजराइल का देखो दिखाता हूँ अभी, ठीक है। ये हमारा प्यारा भारत है, इस प्यारे भारत को जूम किया हमने और यहाँ पे हम वेस्ट की ओर गए, ठीक। और जो ही वेस्ट की ओर गए तो ये आपको दिख रहा है रेड सी। अब इस रेड सी में आप देखो ये इजराइल है, ठीक, इसी को हमने जूम किया इजराइल को। अब जूम करने के बाद आप ये देखो यहाँ इजराइल की ये दिख रही, अभी नहीं दिख रही होगी आपको, चलो अंधेरा करते हैं, ठीक है। ये देखो अब आपको ये इजराइल दिख रहा, अब ये देखो यहाँ पे मुहाना नहीं खुल रहा इजराइल का, अब ये मुहाना यहाँ पे जब खुल रहा है इस जगह पे, और ये किससे लग रहा है, आप देखो ये यहाँ पे लाल सागर से तो लग रहा है ना, ये लाल सागर से ही तो सीमा बना रहा, यही तो लाल सागर है, समझ गए। तो ये लोगों को नहीं पता होता है रेड सी, तो ऐसे आपको यहाँ पे याद रखना है, बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। क्लियर हो गई बातें? हाँ सर क्लियर हो गई। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं आएगा क्या है क्या नहीं है, ठीक। हाँ सर ठीक है। अब अगला इसमें क्या है, ब्लैक सी, ये तो मैंने जानबूझ कर दिया था ताकि आपका टाइम यूज हो जाए। मैंने आपको बोला है ना कि कोशिश करेंगे एक एक मैप अभी से आपको देने लगें ताकि आपको आगे चलकर दिक्कत ना आए।
अब ब्लैक सी के बारे में क्या था, मैंने आपको फार्मूला याद करा ही रखा है। क्या फार्मूला याद करा रखा है कि GTR ब्रू, है ना। ब्रू का मतलब कॉफ़ी, क्योंकि मास्टर कॉफ़ी का बड़ा शौकीन है ना। हालांकि आपको पता है आजकल कॉफ़ी को मैं तलाक दे रखा हूँ। तो GTR ब्रू, ठीक। अब जी से क्या मतलब हुआ, क्वेश्चन आ चुका है वैसे आपका, ठीक है। जी से मतलब हुआ आपका जॉर्जिया। टी का क्या मतलब हुआ, टी का मतलब यहाँ पे टर्की, ठीक है। आर का क्या मतलब हुआ, आर का रसिया। बी का मतलब क्या हुआ, बुल्गारिया। आर का मतलब क्या हुआ, रोमानिया। और यू का क्या मतलब हुआ, यूक्रेन। बस इतने देश याद रखने, बाकी आपको यहाँ पे याद रखने की कछु ज़रूरत है ही नहीं, ठीक। तो ऐसे अगर इतना फार्मूला आपको पता होता तो आपका क्वेश्चन ऑटोमेटिक सही हो जाता, ठीक। तो उम्मीद है आपको इतनी बातें समझ में आई। आज की हमारी करंट अफेयर्स कंप्लीट हुई, न केवल आज की कंप्लीट हुई बल्कि हमारी पूरी की पूरी नवंबर महीने की करंट अफेयर्स भी कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आपको क्या कहते हैं, यूट्यूब पर, क्योंकि आपकी क्लासेस आती हैं तो यूट्यूब पर अब आपको नवंबर की प्लेलिस्ट में नहीं जाना है, आपको एक नई प्लेलिस्ट मिलेगी दिसंबर की, और उसमें दिसंबर के सारे आर्टिकल आपको पूरे महीने के मिलेंगे, ठीक है। आपको ये भी पता हो कि हमारी जनवरी 2024 की करंट अफेयर्स की मैगजीन की क्लासेस भी शुरू हो चुकी हैं। आप यदि नहीं देख रहे हैं तो लास्ट में आपको यहीं वीडियो में रिकमेंड में दिखा देगा, ठीक है। तो उनको भी करते जाइए, क्योंकि जब आप उनको करते जाएंगे तो क्या होगा कि जनवरी से वहाँ अक्टूबर तक आप कवर कर लेंगे, और यहाँ पे नवंबर से तो आपकी कवर हो ही रही है, ठीक है। नवंबर से आपको नोट्स बनाने हैं, और जनवरी वाले में मैगजीन हमने प्रोवाइड कराई रखी है, तो चाहे आप मैगजीन निकलवा लेना या उसके भी आप खुद से नोट्स बना लेना, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक। आज की क्लास का एंड करें इससे पहले आपको एक बेसिक बात बता दें। बेसिक बात क्या आपको बतानी, बेसिक बात आपको यही बतानी कि श्री IAS एकेडमी ने अपना फाउंडेशन कोर्स शुरू किया है। फाउंडेशन कोर्स तो शुरू किया ही है, टेस्ट सीरीज मतलब शुरू की है, ठीक है। आप में से जिन बच्चों ने टेस्ट सीरीज में अभी तक अपने आप को खुद को ज्वाइन ना किया हो, इस टेस्ट सीरीज में आप ज्वाइन कर सकते हैं। कई बच्चों के क्वेश्चन होते हैं, सर ये टेस्ट सीरीज ऑनलाइन होती है कि ऑफलाइन होती है, तो मैं आपको बता दूं, आपके लिए कहने को तो ऑनलाइन है लेकिन होती है ऑफलाइन है। क्यों ऑफलाइन होती, क्योंकि जब आप इस टेस्ट सीरीज में इनरोल होते हैं तो आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ टेस्ट के बच्चे जुड़े हुए हैं, वहाँ हम आपको एक गूगल मीट की लिंक प्रोवाइड कराते हैं। आपसे कहते हैं अपने मोबाइल के कैमरे को ऑन करके अपनी टेबल पे बैठ जाइए। आप हमेशा मेरी नज़रों के सामने रहते हैं, और जिस तरीके से एग्जामिनर आपको डराता है, धमकाता है और आपका माइंड डिस्टर्ब करता है, वैसे ही हम करते हैं। मतलब हम भी आपके साथ 2 घंटे बैठ के आपको देखते रहते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि आप क्या क्या गलतियां कर रहे हो, आप मफलर लगा पहने हो कि नहीं पहने हो, आप कान में ईयरफोन लगाए हो, नहा के बैठे हो कि नहीं बैठे हो, ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं और आपको सिखाते हैं कि आपको ये नहीं करना है, ठीक है। तो कहने को तो वो ऑनलाइन होती, बट ये होती ऑफलाइन है। कहने का अर्थ ये भी आप समझो कि हमारे पास एग्ज़ाम सेंटर है नहीं, तो हम हर घर को एग्ज़ाम सेंटर बना देते हैं। इन्विजिलेटर हमारे पास है नहीं, तो गूगल मीट को इन्विजिलेटर के रूप में कैमरा ओपन करा के इन्विजिलेटर बना देते हैं, ठीक है। तो इतना ज़्यादा ना सोचा करो कि ऑनलाइन है ऑफलाइन। अगर मैं कह दूं ऑफलाइन है, सपोज करो, और कह दूं कि दिल्ली में सेंटर है आपका, ठीक है, हमारी एकेडमी है, और 15,000 रुपये फीस है, आप आओगे देने? नहीं आओगे देने, और मुझे चाहिए भी नहीं ना। एक बंदे को हम क्यों आपका टाइम वेस्ट करें भाई। चुपचाप अपने घर में बैठो, अपनी टेबल पे बैठो, ये सोच के बैठो कि आप पेपर दे रहे हो। और भोंदू टाइप के या छोटे बच्चे तो आप हो नहीं कि आपको माहौल एग्जाम वाला ही चाहिए, तो फिर भैया रोज़ सरकारी स्कूल में पेपर देने जाया करो, है ना। तो इतना मत सोचा करो, नाम मात्र की फीस है। एक टेस्ट हमारा हो चुका है, नेक्स्ट टेस्ट जो हमारा 8 दिसंबर को है, और 8 दिसंबर का जो टेस्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें CSAT का भी होगा, ठीक है। कुछ बच्चे सोचेंगे सर 30 तारीख के करंट में 1 दिसंबर कैसे, क्योंकि क्लास बाद में रिकॉर्ड हुई है ना, ठीक है। 500 रुपये नाम मात्र की फ़ीस है। डिटेल्ड एनालिसिस आपको मिलेगा ऐप पर और वेबसाइट पर। तो उम्मीद है आप ज्वाइन करेंगे। इससे रिलेटेड क्लासेस आपको यहाँ पे साइड में मिल जाएंगी, ऊपर भी मिल जाती हैं, क्या है क्या नहीं है, आप डिटेल में वहाँ पे जानकारी ले सकते हैं। तो उम्मीद है आज की क्लास आपको पसंद आई। मिलते हैं अपने 2 दिसंबर के आर्टिकल से। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।